शुभ संध्या मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने जो एक कार्यक्रम स्टार्ट किया है आईएएस और पीसीएस 2021 प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए 100 घंटे का जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है उसमें मैं आपको संविधान पढ़ा रहा हूं। और संविधान के प्रथम क्लास में आप लोगों से मैंने राजनीतिक शब्दावली पर वृहद रूप से चर्चा किया, जहां पर आपको सत्ता, प्राधिकार, राजनीति, राजनीतिक सिद्धांत, संविधान, संविधानवाद, संविधान और राज्य व्यवस्था पर चर्चा किया। यहां से आपको हर एक एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न मिलेंगे। आप लोग उसके वीडियोस को देख लीजिएगा और शेयर भी करना न भूलिएगा। दोस्तों, आप लोग जो भी मेरे क्लासेस हैं उसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है और उस पर बृहद रूप से कार्य भी किया जा रहा है। पूरा क्लासेस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, ताकि हम लोग अधिक से अधिक प्रश्न फंसाने की स्थिति में आए, उस अनुसार कार्य किया जा रहा है। और ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि 30 से 40 प्रश्न आईएएस और पीसीएस में 100 से ऊपर प्रश्न आपको अपने क्लास से देकर ही रहूंगा, जो हम लोगों ने 100 घंटे का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया हूं। दूसरी दोस्तों, आप लोग अधिक से अधिक खुद को सुरक्षित भी रखिए, क्योंकि हमारे जो देश में कोरोना के प्रति जो धीरे धीरे लहर तेज होती जा रही है, उस पर आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए और किसी भी भीड़ भाड़ इलाके में जाने से बचिए। बचेंगे तो आप भी बचेंगे, आपका पूरा परिवार भी सुरक्षित रहेगा, तो ध्यान रखिएगा। आज जो हमारा चर्चा का क्रम है क्लास में, वो है आपका संविधान सभा। आज हम आप लोगों से चर्चा करेंगे संविधान सभा। आप लोगों से मैंने पहले ही बोला था थोड़ा पढ़ लीजिएगा और पढ़े भी होंगे। इस टॉपिक को मैं 2 पार्ट में खत्म करूंगा और आज तक आप लोगों ने बहुत लोगों से संविधान सभा पढ़ा होगा। एक बार हमसे पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि संविधान सभा कैसे पढ़ा जाता है। आशा करता हूं कहीं पर भी आप पढ़े नहीं होंगे। पढ़े होंगे कोई बात नहीं, कमेंट जरूर करिएगा कि क्लासेस कैसे लगे। तो आप लोग मित्रों, इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूं, लेकिन इस क्लास को जरूर शेयर करना अधिक से अधिक। अपने फेसबुक पे लगाइए, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लोगों में भेजिए, ट्विटर हो, आपके इंस्टाग्राम हो, जो भी टेलीग्राम हो, जो भी आपके सोशल मीडिया उस पर शेयर करिए और लोगों को अधिक से अधिक लाइए। ये आपसे मैं आशा करता हूं और बाकी मेरी मेहनत तो आप देखेंगे ही। चलिए, तो संविधान सभा को मैं पढ़ाने से पहले एक मैं बताता हूं कि हमारे यहाँ संविधान की विकास की यात्रा कैसी रही। तो आपको मैं स्टार्ट करने से पहले यहीं पर चर्चा करूंगा। तो ये आपका अफ्रीका है, राइट, और ये आपका इंडिया है, और ये आपका यूरोप है, ठीक। ये आपका यूरोप है और यूरोप में क्या है? ब्रिटेन है, राइट। यूरोप में आपका क्या है? ब्रिटेन है। तो दोस्तों, ब्रिटिश शासन भारत में स्थापित हुआ, लेकिन ब्रिटिश शासन के स्थापित होने से पहले क्या हमारे यहां संविधान था? तो जवाब आता है कि ब्रिटिश शासन के स्थापित होने से पहले हमारे यहाँ संविधान नाम की कोई चीज थी ही नहीं। तो ब्रिटेन के लोग जब तक भारत में नहीं आए थे, तब तक हम किस शासन में रह रहे थे? तो ब्रिटेन के लोग जब भारत में नहीं आए थे तो हम राजतंत्र में रहते थे। ब्रिटेन के लोग जब तक भारत में नहीं आए थे तो हम किस में रहे थे? राजतंत्र में। और ब्रिटेन के शासन के स्थापित होने से पहले हमारे यहाँ संविधान नाम की कोई चीज थी ही नहीं। राजतंत्र का मतलब राजा की इच्छा ही कानून होती है। सारी
जो शक्ति है वह एक स्थान पर केंद्रित होती है, वह है राजा। अब दोस्तों ये राजतंत्रात्मक पद्धति हो गई। लेकिन जो यूरोप था, आप लोग जो यूरोप को देख रहे हैं, उस यूरोप में 15वीं शताब्दी के बाद यहां पर लोकतंत्र की अवधारणा विकसित होने लगी थी। लोकतंत्र की अवधारणा जो है विकसित होना शुरू हो गई थी। लोकतंत्र अब यहां पर आ रहा था। जो लोकतंत्र है वह राजतंत्र से बिल्कुल विपरीत है। राजतंत्र में राजा की इच्छा कानून होती है, लेकिन लोकतंत्र में जो भी सत्ता का स्रोत है वह जनता होती है। यहां पर सत्ता को धारण कौन किया है? राजा किया है राजतंत्र में, और उसकी इच्छा कानून होती है। लेकिन लोकतंत्र में सत्ता को धारण कौन किया है? जनता ने किया है। अर्थात कि सब कुछ सर्वे सर्वा कौन है? जनता, और यहां पर राजा। राइट। तो दोस्तों यूरोप में लोकतंत्र आ रहा था। तो यूरोप में क्या है? यूरोप में ब्रिटेन है। तो ब्रिटेन में भी क्या है? लोकतंत्र स्थापित हो चुकी थी। अब आप सोचिए कि कोई भी व्यक्ति के अंदर जो विचार होंगे वह उसी विचार के साथ आएगा। तो जब ब्रिटेन के लोग भारत में आ रहे थे, ये जो ब्रिटिश थे, ये ब्रिटिश लोग जब भारत में आ रहे थे तो साथ में अपने साथ लोकतंत्र की अवधारणा भी तो लेकर आएंगे। लोकतंत्र की अवधारणा के साथ वो भारत में प्रवेश कर रहे थे। इसी भावना के साथ वो प्रवेश किए, क्योंकि इन लोगों ने लोकतंत्र को आत्मसात करते हुए हमारे भारत में प्रवेश किए थे। अब ब्रिटेन के लोग भारत में आ गए, पहुंच गए, देख रहे हैं सोने की चिड़िया तो है ये। तो बड़े खुशी हुए, बड़ी प्रसन्नता आई उनको कि अब तो हम माला माल हो जाएंगे, अब तो हम इनको लूटेंगे भरपूर। लेकिन लोकतंत्र को आत्मसात करते हुए आए थे, तो ये क्या काम किए? भारत में जो भी संस्थाएं थी, उन संस्थाओं को ये लोकतंत्र में परिवर्तित करना शुरू किए। जो भी संस्थाएं थी वो लोकतंत्र में परिवर्तित करना शुरू कर दिए। तो अब ये आपके मन मस्तिष्क में प्रश्न उठेगा कि आखिर भारत की संस्थाओं में क्या था? क्या था ये इन संस्थाओं में जिनको ब्रिटेन वालों को लोकतंत्र में परिवर्तित करने की जरूरत पड़ी? तो ये देखने को मिला कि हमारे यहां जो न्यायिक सिस्टम थी वो धर्म के अनुसार चल रही थी। तो ये देखने को मिला कि हमारे यहां जो न्यायिक सिस्टम थी वो किस अनुसार चल रही थी? वह न्यायिक सिस्टम धर्म के अनुसार। राइट। तो जब ये प्रश्न उठा कि आखिरकार हमारे संस्थाओं में क्या था जिसके कारण ब्रिटेन के लोगों को लोकतांत्रिक संस्थाओं में परिवर्तित करना पड़ा, तो यह पता चला कि हमारे यहाँ न्यायिक सिस्टम जो थे वो धर्म के अनुसार चल रहे थे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो उदाहरण में, राइट, तो भारत में जो न्यायिक सिस्टम थी उस दौरान वो ज्यूडिशरी सिस्टम कैसी थी? धर्म के अनुसार थी, धर्म के अनुसार चल रहा था। अब मुस्लिम धर्म के लोग जो हैं उनके लिए अपने इस्लामिक धर्म के अनुसार नियम और कानून थे, और जो हिंदू धर्म के लोग थे उनके अपने धर्म के अनुसार नियम कानून मौजूद थे। अब हिंदू है तो उसमें जातीय सिस्टम जरूर होगा, तो कास्ट सिस्टम यहां पर जरूर दिखाई देगा। ये सब समझिए आप लोग। अब मान लो कि ये दो समुदाय रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, राइट। मान लो ये दो समुदाय यहां पर हैं, हिंदू और मुस्लिम। अब क्या हुआ कि मान लो कि एक एक्स व्यक्ति है, एक्स व्यक्ति है, इसने वाई की
वाई को मारा पीटा, ठीक है, वाई को मारा और खूब बढ़िया से मारा, बल भर, मतलब कि जब तक उसके मुंह से नाक से खून न निकल जाए तब तक मारा पीटा। अब क्या हुआ, अब ये दोनों मुस्लिम हैं, इसने एक्स व्यक्ति ने वाई को खूब मारा पीटा। अब इसको वाई को जो सजा दी जाएगी उसके इस्लामिक धर्म में जो भी कानून नियम होंगे उसके अनुसार सजा दी जाएगी। तो क्या काम किया गया कि इस्लामिक धर्म में मान लो कि ये सजा है कि किसी को पिटाई करने का कि 10 कोड़े मार दिया जाए, 10 कोड़े की पिटाई, तो उसको 10 कोड़े मार दिया जाता था, पीट दिया जाता था। तो कुछ ऐसा सिस्टम उस दौरान था। जैसे मैंने बताया ना कि न्यायिक सिस्टम किसके अनुसार चल रहा था, धर्म के नियमों के अनुसार। अब मान लो कि ये मुस्लिम धर्म में देखने को मिला, अब मान लो कि हिंदू धर्म का होता, हिंदू धर्म, अब हिंदू धर्म में मान लो कि एक एक्स व्यक्ति है, एक्स व्यक्ति है, इसने वाई को पीटा बढ़िया से उसी अंदाज में। अब ये एक्स व्यक्ति मान लो कि ब्राह्मण है और उसने वाई व्यक्ति जो है मान लो कि वैश्य है, बनिया केशरवानी, पीटा। अब ब्राह्मण को, हमारे जाति सिस्टम आपको बताएं तो ब्राह्मण को उच्च स्थान पर रखा जाता है, अर्थात कि ब्राह्मण मार पीट सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वह ज्ञानी है। उसने अगर मारा होगा तो कहीं ना कहीं उस वैश्य की गलती होगी, इस ब्राह्मण की गलती नहीं। चलो मान लो कि थोड़ा ये हुआ कि नहीं सजा मिलनी चाहिए, तो सजा के तौर पे क्या काम किया गया, उसको कहा कि आप 2 घंटे धूप में बाहर खड़े रहिए। मान लो गर्मी है तो थोड़ा बहुत गर्मी फील होगी तो कपड़े उपड़े उतारेगा, और मान लो कि गर्मी नहीं है, ठंड का मौसम है, तो कहा कि भाई मौजा ही मौजा, अब तो खूब पीटेंगे उसको, ठीक है। अब मान लो कि ये विपरीत हो गया। अब क्या हुआ, वाई जो व्यक्ति है वैश्य, उसने एक्स को मारा पीटा, ब्राह्मण को। अब तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, चारों तरफ अफवाह फैल जाएगा कि ब्राह्मण को किसी ने पीट दिया, उस ईश्वर को, ईश्वर के अंश को, उस वैदिक ज्ञाता को। तो कहा कि ठीक है, अब इसमें वाई ने एक्स को पीटा, तो अब यहां पर वाई को सजा के तौर पे क्या दिया जाएगा कि तुमने पीटा है, राइट, तो पीटा है, तो यहां पर सजा के तौर पे कहा जाएगा कि तुम हथेली पर एक तुमको आग का धधकता गोला रखने के लिए दे दिया जाएगा कि तुम उसको 2 घंटे तक रखो। ऐसा लग रहा है कि जैसे मूवी में जो होते हैं ना, मान लो कि किसी को एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, तो पहुंचे भगवान के दरवाजे पे लगे बजाने, अब जब तक वो सही नहीं होगा तब तक मैं उसको रखा रहूंगा। लेकिन वो तो एक तपस्या है, लेकिन यहां पर सजा है, तो सजा दी जाएगी, राइट। ऐसा कुछ होता नहीं है निजी जिंदगी में, जो आपकी वास्तविक जिंदगी है, आप कितना भी खूब बजाते रहिए भगवान के दरवाजे पर, जो होना है होगा ही, तो कर्म करते रहिए आप लोग। तो क्या हुआ, वाई ने एक्स को पीटा और यहां पर इसको सजा दी गई। तो आपको यहां पर क्या लग रहा है, जो न्यायिक सिस्टम भारत में थी, आपके जब ब्रिटिश के लोग भारत में नहीं आए थे उसके पहले, तो सारे न्यायिक सिस्टम धर्म के अनुसार थे, अलग अलग, एक ही व्यक्ति सभी अपराध कर रहे हैं एक ही तरह, लेकिन जो सजा है वो अलग अलग तरीके से दिया जा रहा था। ब्रिटिश के लोग भारत में आए तो उन्होंने देखा कि अरे ये क्या सिस्टम है, बड़ा ही दिक्कत का विषय है। ऐसी व्यवस्थाएं भारत में चल रही थी, जब वो लोग आए तो देखा कि नहीं ये दिक्कत है, ये तो बहुत मुश्किल काम है, अब यहां पर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने क्या काम किया, अंग्रेजों ने, ब्रिटिश लोगों ने यहां पर एक न्यायालय बना दिया, ठीक। ब्रिटिश लोगों ने क्या काम किया,
यहाँ पर भारत में जो मैंने कहा ना कि वो भारत की संस्थाओं को लोकतांत्रिक संस्थाओं में परिवर्तित करना शुरू किए, तो उन्होंने न्यायालय बना दिया गया और ये निर्धारित कर दिया गया कि जिस तरीके से वहां पिटाई हुई उस पिटाई के लिए ये सजा है, मिनिमम आपको 5 महीने की सजा, और मान लो कि बहुत ज्यादा मारपीट दिया तो मैक्सिमम जो अधिकतम सजा है वो 2 साल का, 2 ईयर का। ठीक है, अब इसमें हिंदू भी हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। अब ईसाई को तो भाई थोड़ा बहुत ये लोग थे तो संरक्षण मिलेगा ही, बाकी जो ये सिस्टम थी वो कहीं ना कहीं एक प्रकार सभी के लिए मौजूद थी। तो अब क्या है कि हिंदू जो है, अब उसमें जो ब्राह्मण हो या वैश्य को पीटा, वैश्य ब्राह्मण को पीटा, मुस्लिम मुस्लिम को पीटा, सजा जो है अब उसको एक ही मिलेगा। अब किसी को 10 कोड़े की नहीं मिलेगी, किसी को 2 घंटे धूप के लिए नहीं मिलेगी, किसी को आग का धधकता गोला अपने हथेली पे भी रखने की आवश्यकता नहीं। तो ये क्या है, ये एक प्रकार से डेमोक्रेसी सिस्टम के अनुसार चलने की एक प्रक्रिया जो भारत में शुरू हो गई। अब धीरे धीरे भारत में ब्रिटिश की जो मान्यताएं थी वो लागू होना शुरू हो गया। अब क्या है कि ये जो ब्रिटिश व्यवस्थाएं लागू होने लगी तो कहीं ना कहीं इसके पैरेलल में देखा जाए तो ये लोग भारत में क्या कर रहे हैं, शोषण ही कर रहे थे। लेकिन इन लोगों का क्या कहना है कि नहीं, मैं सुधार कर रहा हूं। ब्रिटिश लोग क्या कहें कि नहीं, मैं सुधार कर रहा हूं। लेकिन भारतीय लोग ने कहा कि शोषण कर रहे हो, हमारी धार्मिक मान्यताओं को आप क्या कर रहे हो, परिवर्तित कर रहे हो। तो भारत के लोगों के अंदर ये मन मस्तिष्क में विचार तो उठेगा ही उठेगा। लेकिन ब्रिटिश के लोगों ने कहा नहीं, ये सुधार हो रहा है, आपके यहाँ तमाम प्रकार के धार्मिक मान्यताएं जो मौजूद है और एक ही अपराध के लिए अलग अलग नियम कानून है और भी तमाम चीजों में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सुधार कर रहा हूं। राइट, तो आगे क्या होता है, ये जो ब्रिटेन में, ये आप जो ब्रिटेन के लोगों ने ये भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं में परिवर्तित करना शुरू किए थे, इसके पीछे रीजन भी था। जब यूरोप में लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ था तो यूरोप में भी ऐसे सिस्टम थी, वहां पर अमीरों के लिए एक अलग सजा थी, गरीबों के लिए एक अलग सजा थी। ठीक है, तो इसी कारण उन्होंने भारत में परिवर्तन करना शुरू किया। अब इसके पैरेलल भारत में विरोध होना थोड़ा बहुत शुरू हुआ कि नहीं यार, ये ब्रिटिश लोग जो है भारत में शोषण कर रहे हैं, और इस शोषणकारी व्यवस्था से भारतीय लोग बिल्कुल परेशान हुए। क्योंकि मामला किससे जुड़ा है, धर्म से जुड़ा है। अब मामला जब धर्म से जुड़ा है तो लोग कहेंगे कि ना, ये बाहरी लोग आ रहे हैं और हमारी धार्मिक मान्यताओं को भ्रष्ट कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। वो चाहे हिंदू धर्म के व्यक्ति हो, चाहे इस्लाम धर्म का व्यक्ति हो, वो खूब विरोध कर रहा था। अब इसी के बीच जो ब्रिटिश लोग थे, उन ब्रिटिश लोगों ने एक बड़ा ही धीरे धीरे अब वो भारत में एंट्री करना शुरू किए, प्रवेश करना शुरू किए, ताकि अधिक से अधिक भारत में नियंत्रण कर सके। तो उन्होंने क्या काम किया, अब भारत की सत्ता भी अपने हाथ लेना शुरू कर दिया। अर्थात कि अंग्रेज जो है सत्ता भी अपने कंट्रोल में लेना शुरू किया। आप लोग लॉर्ड डलहौजी का राज्य हड़प नीति जानते हैं, आधुनिक भारत आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये लॉर्ड डलहौजी लोगों की जो राज्य हड़प की नीति, ये प्रक्रियाएं थी, ये अब अंग्रेज सत्ता को भी अपने हाथ में लेना करना शुरू कर दिए। इसी बीच भारत में एक क्रांति होती है आगे, 1857 की क्रांति। सभी लोग परिचित होंगे, सभी लोग शेयर करना ना भूलिए प्लीज। मैं एक आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे क्लास से परिचित हों। बहुत एक मेहनत चल रही है और उस मेहनत का आप लोग जरूर लाभ देंगे। अब क्या हुआ कि इसी बीच जो इन्हीं सब बातों को लेकर लगभग जो ब्रिटिश लोग आपके धार्मिक मान्यताओं को विनष्ट कर रहे थे, इन्हीं के लिए लगभग 1857 की क्रांति देखने को मिलती है। इसमें भारत के लोग हार गए।
अच्छा, भारत को के लोग हार जाते हैं तो एक अंदर से मायूसी सी आ जाती है, राइट? कमेंट करिएगा। तो वो मायूसी दिखती है। जैसे क्या होता है कि भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है, अब उसमें भारत हार गया तो ये होता है कि अगर घर वाले पिटाई न करें तो टीवी फोड़ डालेंगे, तो ऐसी फीलिंग आती है। कोई दिक्कत नहीं, ये एक जो राष्ट्रवाद की प्रक्रिया है वो एक इमोशन से ही जिंदा होती है, तो वो इमोशन होता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि 1857 की क्रांति हुई, भारत हार गया, ठीक है। भारत क्या हुआ? हार गया। लेकिन दोस्तों, इस क्रांति से ठीक पहले अगर आप अपने नयन दृष्टि को बड़े ही अच्छे से आधुनिक भारत को पढ़ रहे होंगे तो इस क्रांति के ठीक पहले अगर देखे होंगे आधुनिक भारत को, तो कई लोग भारतीय जो है ब्रिटिश में जा रहे थे। तो आप सोचोगे कि क्यों जा रहे हैं भैया ब्रिटेन में? तो ये जो भारतीय ब्रिटेन में जा रहे थे तो वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहे थे। तो बड़े पैमाने पर भारतीय जो है, भारतीय बड़े पैमाने पर वन मिनट, तो बड़े पैमाने पर जो भारतीय थे इस क्रांति के ठीक पहले बड़े पैमाने पर भारतीय कहां जा रहे थे? ब्रिटेन में। और क्यों जाते थे? तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए, एजुकेशन, ठीक है। तो ये ब्रिटेन में जाते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए और शिक्षा ये प्राप्त किए। अब भाई कोई व्यक्ति शिक्षित होगा, अब मान लो कि आप ही हो, अभी तक आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा नहीं, अब मान लो कि आपने संविधान पढ़ा, तो अब आप अपने अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, तमाम प्रकार की चीजों से परिचित होगे, परिचित तो होगे, बिल्कुल। तो वही प्रक्रिया हुई। ये लोग जब ये लोग बड़े पैमाने पे जो भारतीय लोग ब्रिटेन में जा रहे थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो इनको अधिकार, स्वतंत्रता, इन सब के बारे में ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो गया। और जानते हैं जब ज्ञान प्राप्त होगा तो वो बाहर निकलने की कोशिश तो होगा ही होगा। तो आपके बाहर निकलने में राजा राम मोहन राय को आप लोग बड़े अच्छे तरीके से जान रहे होंगे। ये लोग क्या थे? ये लोग इस क्रांति से ठीक पहले शिक्षा उच्छा ग्रहण करने लगे थे। तो राजा राम मोहन राय एक नाम आपको एग्जाम्पल में दे रहे हैं, और जब उनको अधिकार और स्वतंत्रताओं के विषय में बोध हुआ तो इसी कारण उन्होंने सती प्रथा उन्मूलन के लिए तमाम प्रकार के आंदोलन उठाए और उसको उन्मूलन भी किया। तो अगर इनको अधिकार और स्वतंत्रता के विषय में ज्ञान ही नहीं होता तो इस सती प्रथा, जो एक कुप्रथा के रूप में हमारे भारतीय समाज में विद्यमान थी, वह खत्म ही नहीं होता। तो यह क्रांति के ठीक पहले ये सब चीजें हो रही थी। अब धीरे धीरे ये लोग जो आपके शिक्षित वर्ग हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, ये चाह रहे थे कि भारतीय समाज भी इन पुरानी जो ओल्ड ट्रेडिशनल जो अवधारणाएं हैं, जैसे अवधारणाओं में जो न्यायिक सिस्टम थी वो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जो आपके राजतंत्रात्मक पद्धति थी उसके विपरीत में लोकतंत्रात्मक पद्धति हो हमारे देश में। अब जैसे हमारे भारतीय समाज में तमाम प्रकार की जो बुराइयां व्याप्त थी वो खत्म हो। तो ये जो शिक्षित वर्ग थे ये चाह रहे थे कि भारतीय समाज भी पुरानी अवधारणाओं से मुक्त हो जाए, क्योंकि अगर हम आधुनिक चश्मे से, अगर आप एक आधुनिक चश्मा पहनेंगे, उन आधुनिक चश्मों से या लोकतंत्र की मानदंडों के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो क्या पाएंगे? मामला थोड़ा गड़बड़ है, मामला थोड़ा गड़बड़ है। ये ट्रेडिशनल व्यवस्था से हम विकास नहीं कर सकते हैं, यह हमें
अधिक से अधिक और जंजीरों में जकड़ ही लेगा और इन जंजीरों की जो पकड़ है बहुत मजबूत बन जाएगी। तो ये चाह रहे थे कि ये पुरानी जो सिस्टम है वह सिस्टम खत्म हो जाए और एक नए सिस्टम से हम लोग आगे बढ़े। तो इन शिक्षित वर्गों को ये भरोसा था कि भारत में ब्रिटेन के लोग जो है बदलाव कर सकते, चेंजिंग ला सकते और कोई भी नहीं ला सकता है। अब 1857 की क्रांति हुई। अब 1857 की क्रांति में जो आपके शासक वर्ग और उसके साथ सेना मिलकर इस क्रांति का वाहक बनी और किसान जुड़े, क्योंकि उनकी भी धार्मिक मान्यताएं छिन्न भिन्न हो रही थी। जमींदार जुड़े, लेकिन एक वर्ग नहीं जुड़ा, वो था यही शिक्षित वर्ग जो 1857 की क्रांति के पहले ब्रिटेन में शिक्षा प्राप्त कर रहा था। ये बिल्कुल भी नहीं जुड़ा दोस्तों। तो ये आपकी 1857 की क्रांति। अब ये जो शिक्षित वर्ग था, ये शिक्षित वर्ग, क्योंकि 1857 की क्रांति चल रही है, इसमें किसान और जमींदार जुड़ चुके थे, ठीक है। तो 1857 की क्रांति चल रही थी, लेकिन दूर से बैठकर ये शिक्षित वर्ग शामिल तो हुआ नहीं था। तो ये दूर से बैठकर ये सोच रहा था, क्या सोच रहा था कि भारत अगर जीत गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर से वही पुरानी सिस्टम लागू होगी। क्योंकि भाई जीतेंगे, अगर हम जीत जाएंगे तो भाई उसमें शासक वर्ग भी तो लड़ रहा था, बादशाह सेना के साथ मिलकर। तो अगर 1857 की क्रांति जीत गया भारत तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर से व्यवस्था क्या हो जाएगी, राजतंत्रात्मक पद्धति से हो जाएगी। अब ये लोग बैठे बैठे मना रहे हैं कि यार क्या हो कि ब्रिटिश जो ये स्वतंत्रता संग्राम के लिए जंग छिड़ी है भारतीय और ब्रिटेन में, भारतीय और ब्रिटिश में, इसमें ब्रिटेन के लोग जीत जाएं और भारत लोगों की हार हो जाएगी। तो संजोग से 1857 की क्रांति में भारत की हार हुई और ये लोग बड़े खुश हुए। अब 1857 की क्रांति के बाद चीजें परिवर्तित होने लगी। परिवर्तन में क्या हुआ, 1857 की क्रांति को किसी भी प्रकार दमन करते हुए 1858 में आपके ताज का शासन हो जाता है। अर्थात कि 1857 की क्रांति से 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त हो गया और 1858 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से खुद ब्रिटिश की संसद डायरेक्ट भारत में नियंत्रण करना शुरू कर दिया। अर्थात कि भारत में अब ब्रिटिश ताज का शासन शुरू हो गया। अब ये जो इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्त वर्ग जो था, बड़ा खुशी हुआ कि अब ब्रिटिश भारत में परिवर्तन करेंगे और ये शिक्षित वर्ग की विश्वास जो है और ज्यादा बढ़ गया। अब इसमें आपके कौन कौन से लोग थे, फिरोज शाह मेहता, नाम सुने होंगे, जो नहीं सुने होंगे कमेंट करना, और सभी लोग सुने होंगे। ये सब शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। दादा भाई नौरोजी हो, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो, तो ये सब बड़े चर्चित नाम है। और आप लोग अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, आप लोग कमेंट करके बताइएगा किसने लिखा है, ठीक है। सभी लोग कमेंट करिएगा, बहुत ही चर्चित नेम है पुस्तक का, आपके परीक्षा में पूछ लेता है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा किसने लिखा है और आप लोग कोशिश करिएगा कि इसको अधिक से अधिक क्लासेस को शेयर जरूर करिएगा, शेयर करने में कमी ना करिएगा, ठीक है। और कमेंट भी करते रहिएगा। अब ये लोग जो थे ब्रिटेन से शिक्षा प्राप्त करने वाले जो बुद्धिजीवी वर्ग खुश हुए, अब भारत में ब्रिटिश संसद कंट्रोल करेगा, अब अंग्रेज शासन करेंगे और हमको अधिकार देंगे और हम लोग मुख्य धारा में आएंगे और अपनी और धीरे धीरे हम लोग संसद बनाएंगे और शासन करेंगे। ये लोग ये सोच रहे थे और हुआ इसमें से कुछ भी नहीं। ये लोग जो सोच रहे थे कि ये परिवर्तन करेंगे और काफी कुछ परिवर्तित हो जाएगा तो हम लोग अधिकार मिलेगा, फिर संसद बनाएंगे, फिर उसके बाद शासन करेंगे, और उसमें से हुआ कुछ भी नहीं। अब ये इंतजार करते रहे लेकिन होता कुछ नहीं था। अब मान लो कि एक दिन ये सब जो आपके ब्रिटेन से शिक्षा प्राप्त वर्ग था, ये सब टहलते टहलते पार्क में पहुंचे, बैठे हैं पार्क में। अब बड़े ही चिंतित मुद्रा में,
तभी उसी में से एक टहलते हुए अंग्रेज साहब इनको देखा। तो भाई जैसे मान लो कि आप ही टहले हो, पार्क में मुंह लटका के बैठे हो, वैसे भी पार्क में कुछ लोग इस कारण मुंह लटका के बैठ जाते हैं क्योंकि उनके पास तो कोई है नहीं, और पार्क में देखते कि यार सब लोगों के पास तो गर्लफ्रेंड है और मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। लेकिन ऐसे नहीं बैठे थे ये लोग, पार्क में गए, बढ़िया से बेकायदे बैठे हुए थे। तो ए.ओ. ह्यूम साहब देखते हैं तो अपनी पूरी विपत्ति जो है रोए, ये सभी लोग शिक्षित वर्ग, कि यार मैं सोचा था ऐसा कुछ लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। तो ए.ओ. ह्यूम साहब कहें कि लोकतंत्र में एक चीज होता है जिससे परिवर्तन हो सकता है, आप अपनी बात रख सकते हैं। तो उन्होंने कहा, बड़ा खुशी हुए, कहे क्या है साहब जल्दी बताइए ए.ओ. ह्यूम साहब। तो इन लोगों ने कहा कि देखिए एक चीज है संगठन। क्या है? संगठन। तो ए.ओ. ह्यूम साहब ने कहा कि एक चीज लोकतंत्र में है संगठन, जिससे आप लोग अपनी बातों को रख सकते हैं। तो अब इन लोगों ने कहा कि ठीक है संगठन, लेकिन बनाएंगे कैसे? तो उन्होंने कहा कि आप लोग चिंता न करिए, हम बताते हैं, और आप लोग इसके माध्यम से लड़ाई लड़िए, अपनी बातों को रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपके 1885 में, सभी लोग कमेंट करिए, क्या स्थापित हुई? कांग्रेस। ठीक, तो एक संगठन बन गया। ठीक है, भारत में अब एक संगठन बन गया जहां से आप अपने बातों को रख सकते हैं, अपने बातों को मनवा सकते हैं। तो एक भारत में अखिल स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको पूरा नाम लिख लीजिए, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो ए.ओ. ह्यूम साहब के नेतृत्व में 1885 में एक भारत में संगठन तैयार हो गया, और जहां से लोग अब अपनी बात रख सकते थे। अब ये अपने मांगों को, जो मांग होती है, उन मांगों को ये इस संगठन के माध्यम से रखना शुरू किए। अब ये लोग क्या काम किए? गवर्नर जनरल के पास जाते थे। गवर्नर जनरल के पास क्या करते थे? जाते थे। ठीक है, गवर्नर जनरल। ठीक है, तो अब ये संगठन तो भारत में तैयार हो गया, और ये लोग इस संगठन के माध्यम से गवर्नर जनरल के पास अपनी मांगों को लेकर जाते थे और कहते थे कि देखिए हम भारत के प्रतिनिधि हैं, हमको हल्के हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, हम, क्योंकि भाई ए.ओ. ह्यूम साहब ने बढ़िया से दिया ही था एक संगठन, इन लोगों को ज्ञान दे दिया था। तो कहे कि देखिए मैं भारत का प्रतिनिधि हूं गवर्नर जनरल साहब, और हम भारत के प्रतिनिधि होने के नाते जो भारतीयों की मांग है उसको लेकर हम आपके पास आए हैं। गवर्नर जनरल का ठीक है, बताइए क्या समस्या है, बताइए क्यों आए हैं हमारे पास, अपनी समस्या बताइए। तो ये लोग अपनी समस्या खूब बढ़िया से बताएं। तो जैसे आपके समस्या में ये लोग गवर्नर जनरल के पास गए, तो अपनी समस्या, ये इंडियन लोग, भारत लोग, अपनी समस्या गवर्नर जनरल से कहें देखिए शिक्षा में आप कुछ हमारे तरीके से सिस्टम को लागू करिए, और हमें अभिव्यक्त की आज़ादी दीजिए, अभिव्यक्त की आज़ादी हमें चाहिए, और शासन में हमको भागीदारी दीजिए। ऐसे कुछ मांगे जो हैं ये लोग अंग्रेज गवर्नर जनरल से बोला। तो अंग्रेज ने कहा ठीक है हम आपकी समस्याओं को सुन लिए हैं, लेकिन आप इन समस्याओं को लिखित ले आइए। गवर्नर जनरल ने कहा आप रिटन फॉर्म में लेकर आइए, लिखित ले आइए, आप ऐसे ही मौजवानी थोड़ी नहीं चलेगा।
तो कहा कि ठीक है। दूसरे दिन ही ये लोग ज्ञापन लिखकर पहुंच गए। तो कहा कि देखिए गवर्नर जनरल साहब, आपने कहा था लिखित ले आइए, हमने ज्ञापन लिखकर लेकर आया है। परंतु ये लोग रोज जाते थे, अंग्रेज गवर्नर जनरल किसी न किसी तरीके से टरका देता था। ऐसा लंबा समय चलता गया और 8 से 10 साल तक की प्रक्रिया बीत भी गई। 8 से 10 साल तक की प्रक्रिया चलती रही, लेकिन इन लोगों ने सुना ही नहीं। अंग्रेज कहते थे कि देखिए भैया, हम सुन रहे हैं आपकी समस्या, ब्रिटिश संसद से बात करते हैं और आपकी समस्याओं का जरूर निराकरण होगा। कुछ इस अंदाज में एक लड़का जो है एक लड़की से बड़ा प्रेम कर रहा है, तो वह गया अपनी प्रेमिका के पास। तो वन साइड लव है लड़के का। तो पहुंचा, बोला कि आपसे हम बहुत प्रेम करते हैं। तो लड़की कही ठीक है, आप बड़े स्मार्ट हैं, दिखने में अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी मेरी बनेगी नहीं, क्योंकि मेरे ज़िंदगी में या तो कोई है या जाति सिस्टम हो सकता है इधर उधर हो। तो वो हवाला दे देती थी, कहीं आप बहुत अच्छे हैं, आप पूरे स्मार्ट हैं, अगर एक जाति होती तो मैं आपसे शादी विवाह भी कर लेता। अच्छा, कुछ इस अंदाज में इन लोगों ने क्या काम करते थे, देखिए हम ब्रिटिश संसद से बात करेंगे। और लॉलीपॉप में क्या कहते थे, जैसे वो लड़की ने कहा लड़के से कि देखिए अगर एक जाति होती तो हम ब्याह कर लेते। तो कुछ इसी अंदाज में ब्रिटेन लॉलीपॉप में क्या करते थे, कुछ मांगों को मान लेते थे, कुछ ही मांग को मान लेते थे, थोड़ा लॉलीपॉप दे देते थे ताकि समस्या क्रिएट ना हो, कोई बड़े स्तर पर आंदोलन न खड़ा हो जाए, क्योंकि इस आंदोलन को संभालना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये नहीं चाहते थे, क्योंकि अचानक ब्रिटिश संसद कंट्रोल कर रहा है, धीरे धीरे चीजों को और कंट्रोल करेगा। तो ये थोड़ी सी लॉलीपॉप देते थे, लेकिन अक्सर मांगों को ये स्वीकार नहीं करते थे, अक्सर थोड़ा सा लॉलीपॉप में ये दे दिया करते थे। अब क्या हुआ, ये सब चीजें देखने को मिली। अब ये समस्याओं के बाद क्या होता है, अभी तक आप लोगों को कैसा चीजें समझ में आई, सभी लोग कमेंट करिए, सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए, सभी लोग, और शेयर भी जरूर कर दीजिए। यहां तक की कहानी आप लोगों को काफी क्लियर है, अगर कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। तो अंग्रेज जो थे वो सामान्यतः भारतीयों के जो मांग थे उसको ठुकरा देते थे। आप भले ही अखिल स्तर पर संगठन बनाकर आ रहे हैं, भारत के प्रतिनिधि के रूप में बोल रहे हैं, उनकी मांगों को बता रहे हैं, लेकिन अक्सर लॉलीपॉप में थोड़ा सा कह देते थे कि चलिए हम इस मांग को आपको स्वीकार कर लेते हैं। अब एक दिन क्या हुआ, ये लोग जाते थे, ऐसे ही होता रहता था। एक दिन ये लोग जो हैं बाल गंगाधर तिलक को लेकर गए। बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है, और बड़े ही उग्र स्वभाव के व्यक्ति। भाई उस दौरान जिस समय ब्रिटिश बहुत ताकतवर था, और उस दौरान स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, मूंछों की ताव से कहने वाला एक ही इंसान था। तो वो आपके बाल गंगाधर तिलक जी थे। तो ये लोग तिलक को सोचे कि नया युवा जोश है, चलो इसको भी लेकर चलते हैं, थोड़ा ये जानेगा समझेगा, तभी तो आगे भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ेगा, थोड़ा इसको सिखाया जाए। तो क्या हुआ कि आपके जो बाल गंगाधर तिलक को लेकर गए, लेकिन ये लोगों को पता नहीं था कि बाल गंगाधर तिलक जो थे वो हिंदी सिनेमा के सनी देओल थे। हिंदी सिनेमा के क्या थे, सनी देओल थे। और सनी देओल का गुस्सा क्या करते हैं, 2.5 किलो का हाथ है, दिखाएंगे। तो चलिए हिंदी सिनेमा के सनी देओल तो वो बाद में दिखाएंगे, पहले वो भी सोचे कि भाई ये सब शिक्षित वर्ग है, इन लोगों के साथ जाएंगे, काफ़ी कुछ जानने का मिलेगा मौका। तो ये क्या हुआ कि गए लेकिन लेकर गए, 3 दिन तक ये लोग जाते रहे आते रहे, सुनवाई कोई भी नहीं हुआ, ये सुनते ही नहीं थे। तो क्या हुआ कि तिलक साहब गुस्सा हो गए, बहुत उग्र स्वभाव के गुस्से हुए, और फिर उसके बाद सनी देओल की एक जो इमोशन थी निकला, कब तक कात्या के दरवाजे में हम मत्था टेकेंगे,
ये चलेगा थोड़ी नहीं। अब तिलक साहब ने कहा कि अब हम अपने स्वराज्य की मांग करेंगे। ये बार बार उसके दरवाजे पे जाओ और वो सुन नहीं रहा है, बार बार ये टाल कर भेज दे रहा है, कह रहा है कि हम ब्रिटिश संसद से बात करेंगे, थोड़ा इंतजार करो, फिर उसके बाद लॉलीपॉप में कुछ मांग ले रहा है। ये सब नहीं चलेगा। कब तक कात्या के दरवाजे पर हम मत्था टेकेंगे? ऐसा कुछ नहीं। तो इन्होंने कहा कि अब हम स्वराज्य की मांग करेंगे। तिलक साहब ने क्या कहा कि अब हम स्वराज्य की मांग करेंगे। थोड़ा सा कहानी है, इसको समझना चाहिए आप लोगों को, ताकि हम एक संविधान सभा की यात्रा में अब प्रवेश करेंगे। तो तिलक साहब ने कहा कि अब हम स्वराज्य की मांग करेंगे, और ये जो स्वराज्य की मांग है ये देश की जनता की मांग होगी। देश की जनता की मांग होगी। तिलक साहब ने क्या कहा कि अब हम लोग स्वराज्य की मांग करेंगे, और ये जो स्वराज्य की मांग कर रहे हैं ये देश की जनता की मांग होगी। और उन्होंने 1885 में, सॉरी, उन्होंने क्या काम किया? 1895 में 1895 में बाल गंगाधर साहब ने कहा कि अब हम लोग स्वराज्य की मांग करेंगे और ये देश की जनता की मांग होगी। और 1895 ईस्वी में, कब? 1895 ईस्वी में एक न्यूज़पेपर में इन्होंने लेख छपवाया, और उस लेख में बहुत ही अच्छी चीज लिखा कि भारत के लोग स्वराज्य की बात करते हैं, और इस स्वराज्य को हम अपने संविधान से चलाएंगे। भारत के लोग किसकी बात कर रहे हैं? स्वराज्य की बात कर रहे हैं, और इस स्वराज्य को हम अपने संविधान से चलाएंगे। और इस संविधान के लिए भारतीयों द्वारा चुनी हुई एक संविधान सभा होगी, जिसमें सिर्फ भारतीय होंगे। इन्होंने एक लेख छपवा दिया। तो इससे स्पष्ट हुआ, सबसे पहली बार प्रश्न आएगा, सबसे पहली बार संविधान सभा की मांग भारत में किसने किया? तो किसने किया? तिलक साहब ने, बाल गंगाधर तिलक साहब ने। तो क्या सबसे पहली बार संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई? तो तिलक साहब के द्वारा की गई। और कब की गई? 1895 में। ये नोट कर लीजिए। और उन्होंने 1895 में एक न्यूज़पेपर में लेख प्रकाशित करके, ठीक है, लेख द्वारा इन्होंने इस बात को कही। क्या कहा? भारत के लोग स्वराज्य की बात करते हैं, और इस स्वराज्य को हम अपने संविधान से चलाएंगे, और इस संविधान के लिए भारतीयों द्वारा चुनी गई संविधान सभा होगी, और जिसमें सिर्फ भारतीय होंगे। चल, अब ये क्या हुआ? तिलक साहब की बात थी। अब ये जो उदारवादी लोग थे, जो ये शिक्षा प्राप्त करने वाले जो गए थे ब्रिटेन से, अब ये लोग बड़े ही अचंभित हुए। अरे तिलक साहब तो बिल्कुल उग्र स्वभाव के हो गए, ये क्या हुआ? तिलक साहब तो बिल्कुल उग्र स्वभाव के हो गए। लेकिन तिलक साहब को अब धीरे धीरे कई लोग सपोर्ट करने लगे कि नहीं, तिलक साहब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, स्वराज्य की बात कर रहे हैं, और स्वराज्य की बात करना कोई बुराई नहीं है। हम कब तक इन लोगों के जंजीरों में जकड़कर अपने भारत मां के रूबरू को लुटाते रहेंगे? ऐसे थोड़ी हो सकता है। तिलक साहब बिल्कुल सही हैं। तो अब क्या हुआ कि कांग्रेस खेमा जो है वो दो वर्गों में बढ़ गया। एक वर्ग जो तिलक के द्वारा तिलक क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, और एक वर्ग फिरोज शाह मेहता वाला जो ग्रुप है, जो ये सब लीड कर रहे हैं, जो ब्रिटिश से शिक्षा प्राप्त करने वाले, थोड़ा
उदारवादी जो बार बार क्या पहुंच रहे हैं, बार बार पहुंच रहे हैं, थोड़ा टाइम दे दीजिए, सुन लीजिए मेरी बात, बार बार मांगों के लिए ये बड़े ही शिथिलता के साथ अंग्रेज के पास जा रहे हैं। और 1-2 दिन की प्रक्रिया नहीं है, 8 से 10 साल तक लगातार इसी प्रक्रिया के साथ चले जा रहे हैं। लेकिन ये कहें कि कब तक कात्या के दरवाजे पर माथा टेकते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। अब हम स्वराज की बात करेंगे, और स्वराज की बात जो है ये देश की जनता की मांग होगी, और इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब ये चीजें हमारे यहां होने लगी। सबसे पहली बार जो संविधान सभा की मांग भारत में किसके द्वारा की गई, तो बाल गंगाधर तिलक साहब के द्वारा। नोट कर लीजिएगा। अब कांग्रेस 2 भाग में बढ़ गया। एक जो है फिरोज शाह मेहता वाला समूह था, जो अंग्रेजों के पास तारीख पे तारीख लेकर आता रहता था, और एक तिलक वाला समूह जो स्वराज की बात करता था, आंदोलन की बात करता था और आंदोलन की मांग करता था। अब आगे समय आगे बढ़ा, और हमारे इस आधुनिक भारत के आंदोलन में एक बहुत ही अद्भुत करिश्माई व्यक्तित्व का आगमन होता है, जिसने विदेश में एक अपनी परचम को लहराया और लहराकर भारत में आता है। उस व्यक्ति का नाम है, उस महापुरुष का नाम है महात्मा गांधी जी। ठीक है, क्या नाम है, महात्मा गांधी जी। तो आपके महात्मा गांधी जी का 1915 में भारत में आगमन हुआ। इसको बिल्कुल भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि ये रियली वास्तव में एक करिश्माई व्यक्तित्व का भारत में आगमन होता है, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का आगमन होता है, एक चमत्कारी व्यक्तित्व का आगमन हुआ, जो हमारे देश के आजाद होने तक इनकी करिश्मा चलती रही। तो इनका आगमन हो गया, और 1915 के बाद जो आजादी तक लगभग हमारा जो भारतीय आंदोलन था वो गांधीमय में परिवर्तित हो गया। राइट। तो उसके बाद 1915 के बाद चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, आपके चंपारण, खेड़ा, अहमदिया मेल स्ट्राइक, और आपके रॉलेट एक्ट आपके, और फिर आपके खिलाफत आंदोलन, ये सब आंदोलन तुरंत ही उनके आगमन के बाद 1915 के बाद 1920 तक में इतने ढेर सारे आंदोलन देखने को मिले। अब इन आंदोलन ने धीरे धीरे गांधी जी के व्यक्तित्व को और ज्यादा भारत में मजबूत बना दिया। भारत के लोगों में उनकी जो एक चमत्कारी व्यक्तित्व था वो रच बस गई थी। लोग उन्हें बुलाने लगे, जैसे आपके चंपारण के लिए बुलाया गया, तो धीरे धीरे लोग बुलाने लगे, और गांधी जी का व्यक्तित्व धीरे धीरे भारतीय लोगों में रच बस होना शुरू हो गया। अब क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन भारत में खिलाफत आंदोलन के बाद प्रारंभ हुआ, और 1922 में गांधी जी भी एक साक्षात्कार के माध्यम से कहते हैं कि भारतीय संविधान जो बनेगा वो भारत के संविधान सभा द्वारा बनेगा। तो 1922 में अभी तक तिलक ने कहा था, तिलक के बाद गांधी जी कहते हैं कि भारतीय संविधान जो बनेगा वो भारत के संविधान सभा द्वारा बनेगा। ये सेकंड व्यक्ति है जो भारतीय संविधान सभा की मांग किए, और सबसे पहले आपके किसने किया, 1895 में तिलक साहब ने। ठीक है, अगर तिलक साहब आपके सबसे पहले का, ठीक है, ये आप लोग सभी लोग नोट भी करते चलिए, कोई भी दिक्कत होगी आप बताते चलिएगा। लेकिन दोस्तों अब आपको
ये देखा कि 1895 में सबसे पहले तिलक साहब, फिर उसके बाद 1922 में गांधी जी, लेकिन 1934 में आपके नाम सुने होंगे एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय का नाम सभी लोग सुने होंगे, सभी लोग परिचित होंगे। तो एम.एन. रॉय ने औपचारिक रूप से, सबसे पहले औपचारिक रूप से, अर्थात कि औपचारिकता का मतलब क्या हुआ, एम.एन. रॉय जो थे औपचारिक रूप से औपचारिकता का मतलब कि ब्रिटिश को लिखित रिटन में लेटर लिखकर इन्होंने संविधान सभा की मांग की। संविधान सभा की मांग की, ठीक है। तो सबसे पहले तिलक साहब, उसके बाद गांधी जी संविधान सभा की मांग करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट टाइम औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग करने वाले एम.एन. रॉय जी हैं, जिन्होंने ब्रिटिश को बेकायदे पत्र लिखकर संविधान सभा की मांग की। 1935 का समय आता है, आप लोगों को पता है? किसी को पता है? किसी को पता है 1935? अगर पता हो तो बताइए। 1935 में जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसने संविधान सभा की मांग, अर्थात कि संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक मांग इसने भी किया। और 1938 में जो नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए वयस्क मताधिकार, ठीक है, 1938 में जवाहरलाल नेहरू वयस्क मताधिकार की बात कही कि इसके माध्यम से हमारे संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। तो 1895 में तिलक साहब संविधान सभा की मांग करते हुए 1922 में, और किसमें, एक न्यूज़पेपर में लेख प्रकाशित करके, 1922 में गांधी जी, 1934 में एम.एन. रॉय जी, और 1935 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इसने संविधान सभा के निर्माण की एक आधिकारिक मांग की। और 1938 में जो आपके नेहरू जी थे, वो आपके कहते हुए दिखाई देते हैं कि जो हमारे संविधान सभा का निर्माण होगा वो वयस्क मताधिकार के द्वारा होगा। और जब नेहरू की इसी मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से इसको स्वीकार कर लिया, और इसी प्रस्ताव को आपके क्या कहा जाता है, सभी लोग बताइए? अगस्त प्रस्ताव, राइट। तो इसी प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव के नाम से कहा जाता है, अर्थात कि 1940 का अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, 1940 का अगस्त प्रस्ताव, ठीक। ये आपके मोटा मोटा चीजें आपको बता दिया गया, ये जानते रहिए। तो 1934 में औपचारिक संविधान सभा की मांग हुई। इसके आगे की कहानी, ये सब आपको मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया हूं, लेकिन अभी स्टोरी बाकी है। तो दोस्तों क्या हुआ कि 1934 में एम.एन. रॉय साहब ने संविधान सभा की मांग की। अब क्या हुआ कि 1934 के बाद आप लोग सभी लोग जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध, ये कब स्टार्ट होता है? 1939 से 45। ठीक, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है। अब इस द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में क्या हुआ कि जो जापान था वो जर्मनी के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है, और रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, ये लोग एक साथ थे। तो जापान, जर्मनी, ये सब साथ थे ध्रुवीय राष्ट्र के रूप में, और जो रूस, आपके अमेरिका, ब्रिटेन थे,
ये एक पक्ष में मित्र राष्ट्र के रूप में थे। अब जो जापान था, जापान ने जो भी उपनिवेश थे ब्रिटिश के, उस ब्रिटिश के उपनिवेश पर जंग छेड़ दी। जितने भी उपनिवेश थे हमला शुरू कर दिया और उसमें एक जंग छेड़ दी। इसी समय आपके सुभाष चंद्र बोस जी थे, वो सुभाष चंद्र बोस जी जापान पहुंच गए। अब सुभाष चंद्र जी जापान पहुंचे, वहां सहयोग प्राप्त किया, ट्रेनिंग वोनिंग बढ़िया से बेकायदे ली और एक बढ़िया सा सेना भी खरीद कर दिया और भारत के जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उस तरफ से आक्रमण भी कर दिया। राइट। अब इस दौर में ब्रिटेन फंसता हुआ दिखाई देने लगा। उसे लगा कि अब भारत के भीतर आजादी की मांग को लेकर आंदोलन खड़ा होना शुरू हो गया और अगर भारत में आजादी को लेकर एक मांग खड़ी हो जाएगी, अभी तो ब्रिटेन क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फंसा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्योंकि जापान भी उधर आक्रमण करना शुरू कर दिया है, जितने भी ब्रिटेन के उपनिवेश थे वहां पर आंदोलन, उन लोगों ने जंग भी छेड़ दिया और इस जंग में वो लोग देख ही रहे हैं कि समस्या बढ़ती ही जा रही है और इधर से अगर भारत में आजादी की मांग खड़ी हो जाएगी तो दो फ्रंट पे लड़ पाना मुश्किल होगा। एक तरफ द्वितीय विश्व युद्ध है और एक तरफ आपका क्या है, भारत में आजादी की मांग, क्योंकि उधर से सुभाष चंद्र बोस नॉर्थ ईस्ट रीजन से आक्रमण करना शुरू भी कर दिया था। तो अब ब्रिटेन यहां फंसता हुआ दिखाई देने लगा क्योंकि अब वो द्वितीय विश्व युद्ध को देखे कि भारत में जो आजादी की मांग उठने वाले जो आंदोलन है उसको दमन करे। अब इसको लगा कि भाई बात करना उचित है, बात नहीं करेंगे तो समस्या बढ़ जाएगी और हम जो है दो तरफ से फंस जाएंगे तो दिक्कतें बढ़ जाएगी। तो अंग्रेज को लगा कि चाहते हैं मिलकर बात करते हैं तभी जाकर कुछ होगा ही होगा। तो इन्होंने बात करने के लिए पहुंचे। अब भारत के तरफ से महात्मा गांधी जी ही आपके लीड करते हुए दिखाई देते हैं। तो महात्मा गांधी जी के पास गए तो कहा कि देखिए आइए हम लोग मिलकर युद्ध लड़ते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में आज़ादी की मांग इतनी तेजी से, मैं तो आपको आज़ाद कर ही दूंगा, आइए मिलकर लड़ा जाए युद्ध। तो गांधी जी ने कहा कि देखिए पहले साफ साफ बताइए कि हमें आज़ाद करेंगे कि नहीं। तो अंग्रेज ने कहा कि हम भैया आज़ादी दे देंगे, आप बिल्कुल भी परेशान न होइए, पहले चलिए मिलकर युद्ध लड़ लिए, ये दो फ्रंट पे हम कैसे मैनेज करेंगे, चलिए पहले बढ़िया से युद्ध लड़ लेते, हम आपको आज़ाद कर देंगे, आप इसके लिए परेशान ना होइए। तो गांधी जी ने कहा कि भैया इतने बेवकूफ़ नहीं है कि हमारे बाल जो है पूरे चले गए हैं, ये बाल जो है इसलिए चले गए हैं क्योंकि इसमें बहुत मेहनत किया गया है, तप गए हैं और हमने पूरी जवानी जो है बिता दिया हूँ, तो बेवकूफ़ ना समझिए। आपके लंबे लंबे बाल हैं जो यहाँ पर खूब बढ़िया से टंगरी तोड़ तोड़ के खाए हैं ना, तो ऐसे नहीं चलेगा। प्रथम विश्व युद्ध मैंने देखा था, सपोर्ट किया, तुमने तो इधर से हमको बढ़िया से लॉलीपॉप के रूप में अवार्ड दे दिया, तो तुम सोच रहे हो कि हम फिर से अवार्ड दे दोगे तो हम खुश हो जाएंगे, ये नहीं चलेगा। तो क्या हुआ कि अब ब्रिटेन के लोगों ने गांधी जी को मनाने में लगे थे कि चलिए भाई साहब लड़ लिया जाए। तो गांधी जी कहे कि नहीं, पहले ये बताइए कि आप आज़ाद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो हम युद्ध के बाद कुछ भी नहीं देखेंगे। तो अंग्रेजों ने कहा कि चलिए हम एक मिशन भेजते हैं, वो आपसे बात करेगा। तो गांधी जी ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1942, किसी को पता है, किसी को पता है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एक मिशन आया, एक सदस्य था, ठीक है, और क्रिप्स जो थे इसके प्रमुख थे, क्रिप्स ही इसके प्रमुख थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके प्रमुख थे, एक सदस्यीय ये निकाय था और इस मिशन का नाम दे दिया गया क्रिप्स मिशन।
इसी मिशन का नाम क्या दे दिया गया? क्रिप्स मिशन। अब जब अंग्रेज से गांधी जी का बड़ा, और ऐसे हम आप लॉलीपॉप प्रथम विश्व युद्ध में दे दिया, और कितना लॉलीपॉप यार चुसाओगे हमको, ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा। आपने उधर अवार्ड दे के हमको अलग कर दिया, अब यहाँ पर भी आप चाह रहे हैं कि हम आपका साथ दे दें, अब नहीं चलेगा। अब हमको क्या चाहिए? आज़ादी चाहिए और कुछ भी नहीं। तो 1942 में क्रिप्स मिशन के रूप में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके प्रमुख थे, एक सदस्यीय निकाय था, और यह भारत में पहुंचा। और औपचारिक रूप से पहली बार ब्रिटिश की तरफ से, राइट, क्रिप्स मिशन ने कहा कि संविधान सभा का गठन करेंगे। संविधान सभा का गठन करेंगे। ये किसने कहा? क्रिप्स मिशन ने, ठीक है, उसने औपचारिक रूप से कहा, और ये अंग्रेज की तरफ से फर्स्ट टाइम था। औपचारिक रूप से कहा, और ये अंग्रेज की तरफ से फर्स्ट टाइम है, राइट। ये औपचारिक रूप से अंग्रेज की तरफ से फर्स्ट टाइम जिसने संविधान सभा के गठन की बात कहा। और इसने आगे एक बात और भी कहा, जो देसी रियासतें हैं, जो हमारे यहाँ कुछ देसी रियासतें थे जिस पर ब्रिटिश का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था, राइट, तो देसी रियासतों के लिए इन्होंने कहा कि ये भारत में शामिल होना चाहते हैं, भारत में शामिल हो, या ये चाहते हैं अलग हो जाए तो अलग भी हो सकते हैं, लेकिन भारत संघ का निर्माण होगा। ये जब औपचारिक रूप से पहली बार बोले कि हम संविधान सभा का गठन करेंगे, आप इसके लिए बिल्कुल अब परेशान न होइए, और हम संविधान सभा का आपका गठन कर देंगे। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि जो देसी रियासतें हैं वो भारत में शामिल होना चाहे भारत में शामिल हो, और अलग होना चाहे वो अलग भी हो सकते हैं, लेकिन जो भारत संघ है उसका निर्माण होगा, भारत संघ का निर्माण होगा, ठीक है। ये आपके क्रिप्स मिशन कहते हुए दिखाई देते हैं, राइट। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, वो बोल सकता है, किसी को भी कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये हुआ कि फर्स्ट टाइम कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा, हम भारत, मतलब कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता दिखाई देगा तो संविधान सभा का चुनाव संपन्न करा दिया जाएगा। ये अब लगा। तो गांधी जी क्या है, किसको लीड कर रहे हैं? भारतीय जनता को लीड कर रहे हैं। गांधी जी देख रहे हैं अब कुछ तो गड़बड़ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है। गांधी जी भाई एक करिश्माई नेतृत्व वाला व्यक्ति, जिसका करिश्मा पूरे भारत में बिल्कुल चहुंमुखी रूप से दिखाई दे रहा है, चौतरफा रूप से दिखाई दे रहा है, जिसका विश्व भी कायल होता दिखाई दे रहा है। कुछ जैसे वेस्टर्न चर्चिल जैसे कुछ कचरे व्यक्ति ही उनको अर्धनंगा फकीर जैसा शब्द से संबोधित कर सकता है, अन्यथा उनके करिश्मा की में कोई भी कमी नहीं थी। वो एक करिश्माई व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, उसमें कोई कमी नहीं थी, बिल्कुल। तो दोस्तों, गांधी जी जो है भारतीय जनता का क्या कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि ये जो युद्ध है कब खत्म होगा? भाई आपने कह दिया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा, हम भारत में जो है संविधान सभा का चुनाव संपन्न करा देंगे, आपने तो कह दिया। तो गांधी जी किसको लीड कर रहे हैं? भाई भारतीय जनता को लीड कर रहे हैं, भारत को नेतृत्व कर रहे हैं। तो गांधी जी ने कहा कि अंग्रेज साहब, क्रिप्स साहब, ये युद्ध कब खत्म होगा? तो उनको लगा कि यार मुझे तो पता ही नहीं था कब शुरू होगा, और आप मुझसे पूछ रहे हो कब खत्म होगा। मुझको तो ये कहां से पता चलेगा, ये कभी पता ही नहीं चला कि कब शुरू होगा, पता नहीं कब खत्म होगा। तो अब गांधी जी ने कहा कि यार तुम बड़े बेवकूफ हो, ये कौन सी बात हुई? तो इसका मतलब कि युद्ध चलता रहेगा 50 साल, तो हम 50 साल तुम्हारे गुलाम ही बने रहेंगे?
ये बिल्कुल गलत चीज है। गांधी जी ने कहा कि देखिए ये पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक मतलब बिना तारीख का। भाई कोई आपसे कहे कि जैसे मान लो कि कोई रिश्ता लेकर घर पे आया। अब कोई रिश्ता लेकर आया तो लड़के को लगा कि यार अभी मुझे शादी नहीं करनी है, या मान लो कि लड़की पसंद नहीं आई, तो लड़का कहा कि देखिए साहब हम शादी कर लेंगे, लेकिन समस्या क्या है, मैं जब तक पढ़ाई करूंगा तब तक का खर्चा आप उठाओ, हर एक चीज़ का, तब जाकर मैं शादी कर लूँगा। तो उसको लगा कि यार ये बिना तारीख का डेट दे रहा है, ये कौन सा डेट है, ये नहीं चलेगा, ऐसा मुझे नहीं करना है, वरना पता चला कि 40-50 साल तक पढ़ाई करता रह जाए, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो उसने कहा कि भैया ऐसा काम करो, तुम कुंवारे ही रहो तो ज़्यादा अच्छा है, मैं दूसरा देख लूँगा, इतने में तो मैं अच्छा खासा विवाह कर दूंगा। तो गांधी जी ने क्या कहा कि भैया द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म होगा, जब तुमको नहीं पता है और तुम मुझे क्या दे रहे हो, बिना तारीख का डेट दे रहे हो, पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हो, ठीक है। तो गांधी जी ने कहा कि देखिए भैया ये पोस्ट डेटेड चेक हमें ना दीजिए, ठीक है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो क्रिप्स प्रस्ताव था, उस क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा, तो कौन कहा, गांधी जी ने कहा। नोट बिल्कुल सभी करते चलिए, एक स्टोरी के माध्यम से चीजों को समझा जाए, जाना जाए और उस पर गहन विश्लेषण किया जाए। तो अब गांधी जी ने कहा कि देखिए ये पोस्ट डेटेड चेक, आप बिना तारीख के चेक जो दे रहे हैं वो हम लोगों के काम नहीं आने वाला है। पता चला कि गए और बाउंस कर गया, तो ये पोस्ट डेटेड चेक मुझे नहीं चाहिए। तो गांधी जी ने ये चीज़ कह दिया, हमको इस पर न विश्वास है और न ही हम विश्वास करेंगे। बहुत आपसे धोखा खा चुका हूँ, मुझे इतने ज़्यादा धोखा खाने के शौकीन नहीं है। पूरा साला दिल जो है एकदम जैसे होता है ना कि आलू उल्लू को भरता बना दो, तो कुछ उसी अंदाज में हो चुका है। बहुत लोगों से धोखा मिल चुका है और इतने धोखे खा गए हैं कि अब जैसे क्या होता है ना कि जो दूध के छाछ को भी फूक के क्या ऐसे कुछ है, बड़ा ही पिया जाता है, तो कुछ उसी अंदाज में, ठीक। तो हम ऐसे मानने वाले नहीं हैं, तो ठीक है। तो नेहरू जी बगल बैठे थे, नेहरू जी भी बड़े बुद्धिजीवी थे, ऐसी बात नहीं है कि बुद्धिजीवी नहीं थे, बड़े बुद्धिजीवी थे। गांधी जी को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। अब गांधी जी को बड़े ध्यान से सुन रहे थे, सोचा कि भाई गांधी जी इतना गुस्से हैं तो क्यों ना हम भी इसी में सेक लें, हम पीछे क्यों रहे। जैसे क्या हुआ कि भीड़ भाड़ है, उसमें एक व्यक्ति को पीटा जा रहा है, तो कुछ लोग होते हैं वो अपना हाथ सेक लेते हैं कि चलो हम भी इसी बहाने पीट ले, ठीक है। तो कुछ इसी अंदाज में जो नेहरू साहब थे वो क्या हुआ कि पीछे बैठे हुए थे, तो देखा गांधी जी इतने गुस्से में है तो क्यों ना हम भी, भाई हमको पीछे रहना नहीं है। तो उन्होंने एक लाइन एक्स्ट्रा जोड़ दिया, कहा गांधी जी सुनिए, ये जो पोस्ट डेटेड चेक कर है, पोस्ट डेटेड चेक नहीं है, ये डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। बहुत अच्छा, मतलब कितना प्यारा शब्द उन्होंने जोड़ा कि वो सच में ये डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है, ये तो खुद ही बर्बाद होने पे तुले हैं। द्वितीय विश्व युद्ध दूर से देखो, बर्बाद हो रहे हैं, दूर से देखिए, ये बिल्कुल बर्बाद हो रहे हैं, ये युद्ध लड़ रहे हैं, बचेंगे तब ना। तो ये ऐसे बोलते हुए दिखाई देते हैं। तो दो चीज यहां पर निकल के आया कि किसने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा, तो गांधी जी, पहली चीज। दूसरी चीज, जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने क्रिप्स प्रस्ताव को डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा। यह प्रश्न आता है, नोट कर लीजिए। अब ये कथन जो है देकर इन दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को खारिज कर दिया, राइट। तो जो क्रिप्स प्रस्ताव था, उस क्रिप्स प्रस्ताव को
गांधी जी पोस्ट डेटेड चेक कहा। ठीक है, अर्थात कि बिना तारीख का चेक। और नेहरू, जवाहरलाल नेहरू साहब, उन्होंने कहा कि डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, नोट कर लीजिए, डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। अब क्या हुआ कि क्रिप्स जो है प्रस्ताव को ये लोगों ने खारिज कर दिया, ये शब्द बोलकर। अब क्रिप्स मिशन के बाद 1945 में एक घटना घटी। इस घटना ने सब कुछ, पूरी सिनारियो को ही परिवर्तित कर दिया, पूरी 1945 में बड़े अच्छे से। लेकिन दोस्तों, एक तरफ जैसे ही ये पोस्ट डेटेड चेक, ये क्रिप्स प्रस्ताव को भेज दिया, और उसी दौरान 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन। अब एक तरफ भारत में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट था, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट था, और दूसरी तरफ जो क्रिप्स है वो वापसी कर रहे थे। और 1945 में एक घटना घटी जिसने पूरी की पूरी सिनारियो को ही परिवर्तित कर दिया 1945 में, राइट, पूरी सिनारियो को परिवर्तित कर दिया। ठीक है, वो घटना क्या थी? वो घटना थी 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945। क्या था? 6 अगस्त 1945 को जापान के ये 2 शहर हैं, जापान के 2 शहर की तारीख है, जो जापान के लिए बहुत ही मुश्किल समय था। ये जापान के 2 शहर की तारीख है 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर एक लिटिल बॉय अर्थात कि जो हिरोशिमा था उस पर जो अणुबम गिरा था, उस अणुबम का नाम लिटिल बॉय था। ठीक है, कहां पर? हिरोशिमा। ये जापान का एक शहर है। ठीक है, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी। ठीक है, कहां पर? नागासाकी। और इस बम का नाम क्या था? फैट मैन। नागासाकी। ठीक है, तो 1945 में एक घटना घटी जिसने पूरी की पूरी सिनारियो को ही परिवर्तित कर दिया। अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी में लिटिल बॉय और फैट मैन, मोटा आदमी, उस बम का नाम था, परमाणु बम का। तो ये जो है 2 बम गिरा दिया। अब अणु बम गिर गया। भाई जापान के लिए तो मुश्किल का दौर था, पता नहीं कितने लोग मारे गए, सब कुछ परिवर्तित हो गया। आज भी वह उन समस्याओं से झेल भी रहा है। लेकिन पूरे विश्व में एक बात क्लियर हो गई कि पूरे विश्व में यह क्लियर हो गया कि अमेरिका जो था वो एक महाशक्ति के रूप में पूरे विश्व में दिखाई देता है। इस सीन ने यह क्लियर कर दिया कि अमेरिका जो है वह एक महाशक्ति के रूप में पूरे विश्व में दिखाई देता है। अब ये महाशक्ति के रूप में पूरे विश्व में छा गया। अमेरिका से लोगों ने पूछा कि भाई ये तुमने अणु बम कब बनाया?
तो उसने कहा कि देखिए भाई, बताएंगे नहीं, लेकिन ऐसे हमारे पास बहुत है, ठीक है। तो अमेरिका ने टाल दिया। लेकिन ये जो 2 शहर में जो बम गिरा, उससे काफ़ी कुछ सिनेरियो परिवर्तित हो गया और अमेरिका जो है पूरे विश्व में एक महाशक्ति के रूप में दिखाई देता है। फिर जब ये बम गिरा तो अमेरिका वालों ने आगे एक बात कही कि देखिए, पूरा विश्व अमन चैन से रहे, मैं ये चाहता हूँ। पूरा विश्व क्या है? अमन चैन से रहे, हम ऐसा सोचते हैं। तो भैया ये हिरोशिमा नागासाकी में क्या था? भाई सोचना, एक और तो आपने गिरा दिया बम जहां से पूरी मानवता को ही खत्म करने की आपकी विचार थी। महाशक्ति के होड़ में आपने तो ये बहुत ही गलत कृत्य तो कर बैठे, और दूसरी ओर आप कह रहे हो कि मैं चाहता हूं कि पूरा विश्व अमन चैन शांति से रहे। तभी दूसरे देश के लोगों ने कहा कि जब तुम रहने दोगे तब ना अमन चैन शांति से रहेंगे। एक और क्या हुआ कि जैसे एक और ये हुआ कि बड़े साहब, कोई प्रधानमंत्री है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, एक और आप जो है खूब बढ़िया से बोल रहे हो कि मैं चाहता हूँ कि सब कुछ परिवर्तन हो, दूसरी तरफ आप ही वो गलतियाँ कर रहे हैं। तो कुछ उसी अंदाज में अमेरिका ने कहा कि हम अमन चैन एवं शांति से पूरा विश्व रहना चाहता है, मतलब कि पूरा विश्व अमन चैन एवं शांति से रहे, मैं ऐसा चाहता हूं। तो अन्य देशों ने कहा कि जब रहने दोगे तब ना। तो आगे अमेरिका ने एक बात कही, हम चाहते हैं कि जितने भी उपनिवेश हैं, अमेरिका ने आगे एक बात कही कि जितने उपनिवेश हैं उनको स्वतंत्र कर दिया जाए। जब इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पूरा विश्व अमन चैन एवं शांति से रहे, तो इन्होंने कहा कि जितने भी उपनिवेश हैं वह स्वतंत्र हो जाए, और ब्रिटेन के ऊपर दबाव बढ़ाना शुरू किया। इसके आगे की कहानी आपको जानने के लिए मेरे सेकंड पार्ट के वीडियो का इंतजार करिए। आपको संविधान सभा की कहानी कुछ इसी कहानी के माध्यम से बताएंगे, एक स्टोरी के माध्यम से। बहुत शानदार स्टोरी बनाया हूं और आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं पूरी कहानी का एक पूरा सारांश रखूंगा। प्लीज शेयर करना ना भूलिएगा, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए ताकि लोगों को पता चल सके कि किस अंदाज से यहां पर संविधान सभा समझाया जा रहा है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।